सोचिए, भारतीय न्यायपालिका में सबसे ऊंचा पद, जहां बैठने वाला इंसान सिर्फ एक ओहदे पर नहीं बल्कि न्याय और संविधान की सबसे बड़ी गारंटी का प्रतीक होता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश की। चलिए, आज इस शक्तिशाली पद के हर पहलू को करीब से समझते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कौन है ये देश का सबसे शक्तिशाली जज, और उस कुर्सी तक पहुंचने का रास्ता कितना मुश्किल है। आइए, इस सफर पर चलते हैं और इस पद से जुड़ी शक्तियों और जिम्मेदारियों को जानते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले न्याय के इस शिखर को समझेंगे, फिर वहां तक पहुंचने का रास्ता देखेंगे, उनकी शक्तियों और कार्यकाल के बारे में जानेंगे, और आखिर में उन्हें पद से हटाने की जो मुश्किल प्रक्रिया है उस पर भी एक नजर डालेंगे। तो चलिए, पहले पड़ाव से शुरू करते हैं, न्याय का शिखर। देखिए, भारत के मुख्य न्यायाधीश सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, वो हमारी न्यायिक स्वतंत्रता की ढाल हैं, और सुप्रीम कोर्ट के कप्तान भी। इस पद की नींव कहीं और नहीं बल्कि सीधे हमारे संविधान में रखी गई है। आर्टिकल 124 सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के बारे में नहीं बताता, बल्कि वो मुख्य न्यायाधीश के पद की पूरी रूपरेखा भी तय करता है। उनकी नियुक्ति से लेकर कार्यकाल तक सब कुछ इसी में लिखा है। मतलब ये पद संवैधानिक तौर पर बहुत ही मजबूत है। अच्छा, तो इस कुर्सी तक पहुंचा कैसे जाता है? नहीं, ये कोई चुनावी लड़ाई नहीं है, ये एक ऐसा सफर है जिसके पीछे दशकों का तजुर्बा, गहरी काबिलियत और एक बहुत पुरानी परंपरा की नींव होती है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जज और फिर मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए संविधान ने कुछ शर्तें रखी हैं। भारत का नागरिक होना तो खैर पहली शर्त है ही, पर साथ में कानून की दुनिया का गहरा अनुभव भी चाहिए। और हाँ, एक बहुत ही दिलचस्प बात भी है, राष्ट्रपति चाहें तो किसी ऐसे कानून के विशेषज्ञ को भी सीधे नियुक्त कर सकते हैं जो उनकी नज़र में असाधारण हो। ये जो अपॉइंटमेंट का प्रोसेस है ना, ये कई स्टेजेस से होकर गुजरता है। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का कोलेजियम एक नाम की सिफारिश करता है, फिर ये फाइल कानून मंत्रालय और प्रधानमंत्री ऑफिस से होते हुए राष्ट्रपति के पास पहुंचती है, और आखिर में राष्ट्रपति की मोहर लगती है। वैसे यहाँ एक और बात है, परंपरा ये कहती है कि सुप्रीम कोर्ट का जो सबसे सीनियर जज होता है वो ही अगला चीफ जस्टिस बनता है। अब यहीं पर एंट्री होती है कोलिजियम सिस्टम की। इसे आप न्यायपालिका की आज़ादी का एक बहुत बड़ा पहरेदार समझ सकते हैं। इसमें खुद सीजेआई और 4 सबसे सीनियर जज मिलकर ये तय करते हैं कि कौन नया जज बनेगा और किसका ट्रांसफर होगा, और सरकार के लिए इनकी सिफारिशों को टालना बहुत मुश्किल होता है। अच्छा, तो अब आते हैं पावर्स पर। देखिए, चीफ जस्टिस की भूमिका ना वो दोहरी होती है। वो एक जज भी हैं और सुप्रीम कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड भी। एक तरफ तो वो जज हैं, संविधान से जुड़े जो सबसे पेचीदा मामले होते हैं उनकी सुनवाई करने वाली बेंच को वही हेड करते हैं, और दूसरी तरफ वो एक एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं। मतलब कौन सा जज कौन सा केस सुनेगा, कोर्ट का कामकाज कैसे चलेगा, स्टाफ की नियुक्ति, ये सब कुछ वही तय करते हैं। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और इन एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स में जो सबसे बड़ी पावर है वो है मास्टर ऑफ द रोस्टर का सिद्धांत। इसका सीधा सा मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट में किस केस को कौन सुनेगा ये तय करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ चीफ जस्टिस के पास है। कौन सी बेंच बनेगी, उसमें कौन कौन जज होंगे, ये सब वही तय करते हैं। चलिए, अब जरा प्रैक्टिकल चीजों पर आते हैं, उनकी शपथ, सैलरी और वो कितने समय तक इस पद पर रहते हैं। जब वो पद संभालते हैं ना, तो राष्ट्रपति के सामने एक शपथ लेते हैं, और ये जो शब्द हैं ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, ये संविधान के प्रति वफादारी और बिना किसी डर या भेदभाव के न्याय करने का एक पवित्र वादा है। तो संसद के नियमों के हिसाब से भारत के चीफ जस्टिस की जो बेसिक मंथली सैलरी है वो है 2,80,000 रुपए। पर रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसके अलावा भी उन्हें कई तरह के भत्ते और सुविधाएं मिलती हैं। सैलरी के अलावा और क्या मिलता है? सोचिए, दिल्ली के बीचों बीच एक शानदार सरकारी बंगला, ड्राइवर के साथ गाड़ी, 24 घंटे की पर्सनल सिक्योरिटी और पूरा का पूरा स्टाफ। ये सारी सुविधाएं इस पद की गरिमा और अहमियत को दिखाती हैं। अच्छा, इनका कार्यकाल कितना होता है? देखिए, कोई फिक्स टर्म नहीं होता, जैसे 5 साल या 6 साल। यहाँ उम्र से तय होता है। जिस दिन वो 65 साल के हुए उसी दिन रिटायर हो जाते हैं। सिंपल।
अब आते हैं सबसे बड़े और शायद सबसे जरूरी सवाल पर कि क्या चीफ जस्टिस को उनके पद से हटाया जा सकता है, और अगर हाँ तो कैसे। देखिए, हमारे संविधान बनाने वालों ने इस प्रक्रिया को जानबूझकर बहुत बहुत मुश्किल बनाया है ताकि न्यायपालिका की आज़ादी पर कोई आंच ना आए। किसी भी सीजेआई को हटाने के लिए सिर्फ दो ही वजह हो सकती हैं, सिद्ध कदाचार या अक्षमता। आसान भाषा में कहें तो या तो ये साबित हो जाए कि उन्होंने कोई बहुत बड़ा गलत काम किया है, या फिर वो अपनी ड्यूटी निभाने के लायक ही नहीं रहे। और इस मुश्किल प्रोसेस को कहते हैं महाभियोग। और ये प्रक्रिया, इसे पार करना लगभग नामुमकिन है। सोचिए, इसे शुरू करने के लिए ही आपको लोकसभा के 100 या राज्यसभा के 50 सांसदों की हाँ चाहिए। फिर एक कमेटी आरोपों की जांच करती है, और अगर आरोप सही भी पाए गए तो भी संसद के दोनों सदनों में 2/3 जैसी भारी भरकम मेजॉरिटी चाहिए। और आपको पता है सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? भारत के इतिहास में आज तक एक भी सुप्रीम कोर्ट जज को इस प्रक्रिया से हटाया नहीं जा सका है, एक भी नहीं। तो आखिर में हम इस एक गहरे सवाल पर आके रुकते हैं कि अगर भारत के मुख्य न्यायाधीश हमारे संविधान के रक्षक हैं, तो फिर उस रक्षक की रक्षा कौन करता है? और इसका जवाब शायद हमारे संविधान के उसी खूबसूरत और जटिल डिजाइन में छिपा है, जो बेहिसाब ताकत को उतनी ही गहरी जवाबदेही के साथ बैलेंस करता है।